हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सामने तकरीर के बाद भारत में एक तूफ़ान बर्पा हो गया है। जो रिएक्शंस आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि कैसे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कश्मीर का जिक्र कर दिया, वानी का नाम ले दिया, और साथ ही ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है, जो जवाब दिया गया उसका वहाँ पे ऑफिशियली ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द है, और दूसरे तीसरी बहुत सी चीज़ें हुई। लेकिन ज़ाहिर है सारी नज़रें इस पे लगी हुई हैं कि भारत क्या करेगा। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात अपनी जगह, लेकिन कुछ इशारे वहाँ से आ रहे हैं मीडिया में ख़ुसूसन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बरामदा मुफ्ती जो है उनको शहरियत देने के लिए ये सेक्रेटरी जो उनके होम अफेयर्स उन्होंने कंफर्म किया है कि उन्होंने अप्लाई कर दिया है बरामदाग ने शहरियत देने के लिए। और साथ ही ये बात भी आ रही है कि भारत शायद आगे जा कर के उनको एक ख़ुद साख्ता बलूचिस्तान हुकूमत का जो एग्ज़ाइल लीडर है, जिला वतन रहनुमा के तौर पर कबूल कर ले और उनको दलाई लामा की तरह का एक स्टेटस दे दे। साथ ही कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को भारत तोड़ दे और पाकिस्तान का पानी रोक ले, क्योंकि अक्टूबर में गंदम के बीज बोए जाएंगे। तो उस वक्त के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद भारत जो है पानी की ज़रूरत होती है, पाकिस्तानी फेवर्ड नेशन का स्टेटस वापस ले लें। जी बिल्कुल। तो वो जी ये सारी सूरत हाल है। जहाँ तक ये मतलब दलाई लामा का आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, ये सब स्पेकुलेशन है, लेकिन हम देखते हैं कि मतलब अगर ये हुआ भी, मतलब ये स्पेकुलेशन इस तरह है कि भारतीय जो सहाफ़ी हैं वो सवालात पूछ रहे हैं। और दूसरा एक चीज़ और, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब जो है मूवमेंट्स हो रही हैं और बोफोर्स की तोपें भी नस्ब हो गई हैं। करगिल के बाद फर्स्ट टाइम मूव की जा रही हैं बोफोर्स तोपें, बिल्कुल 105 मिलीमीटर। अच्छा, आपने बात की ना रिएक्शंस, आपने बुरहान वानी की बात की, तो बरामदाग से बात करने से पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाह रहा हूँ। ये ट्विटर अकाउंट है इंडियन डिप्लोमेसी, जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ लिंक्ड है। तो बुरहान वानी का जिक्र किया एज अ यंग लीडर, तो उसके ऊपर ये सब देखिए कि किस किस्म की ट्वीट ये इंडियन डिप्लोमेसी अकाउंट ने ट्वीट की है। इसमें बेसिकली मलाला की तस्वीर यहाँ दी हुई है और राइट पे दी हुई है बुरहान वानी की तस्वीर, और यहाँ लिखा हुआ है कि दुनिया के लिए नोबेल पीस प्राइज कमेटी के लिए ये यंग लीडर हैं, लेकिन नवाज शरीफ के लिए ये यंग लीडर हैं। मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फेसबुक या टैक्टिक्स पर आ गई है मीम्स दिखाने। बिल्कुल, तो ये भी और पाकिस्तान की तरफ भी थोड़ा सा कॉशन है। हमने कुछ वीडियोस भी आज देखी हैं कि पाकिस्तानी तैयारे जो मशक कर रहे हैं मोटरवे पर लैंड नॉर्दर्न एरिया का, जी नॉर्दर्न एरिया का एयर स्ट्रिप जो है वो फ़ज़ाई हुदूद अभी भी बंद है। एयर स्ट्रिप जो एयर स्पेस है वो बंद किया हुआ है, और वहाँ से उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मूवमेंट्स भी हो रही हैं ताकि बॉर्डर। अच्छा, LOC के उस पार से इत्तलाएं कि जो बोफोर्स तोपें हैं जी वो उड़ी, चिड़ी मैदान, मोहड़ और सोनमर्ग सेक्टर जो है वहाँ शिफ्ट की जा रही हैं। लेकिन ऑफिशियली जाहिर है कि उन्होंने कहा है कि जी सर्दियों से पहले जो मामूल की हमारी तैयारियां होती हैं। अच्छा, यहाँ भी पाकिस्तान में भी यही कहा जा रहा है कि ये जो मोटरवे पे तैयारे उतर रहे हैं ये तो असल में हाई मार्क जो हमारी मशक़ें होती हैं, हालांकि उनके लिए तो बड़ी लंबी चौड़ी तैयारी करनी पड़ती है। बहरहाल ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा खुल के ये तरदीद भी नहीं कर रहा है, और हम जैसों को स्पेकुलेशन के लिए स्पेस भी बिल्कुल। अच्छा, बरामदाग पर थोड़ी अगर स्पेकुलेशन हम करते हैं, जो आपने मेंशन किया दलाई लामा का, अब ये भी हम इस बात पर गौर करें कि दलाई लामा को जो इंडिया ने पनाह दी है, ये एक मुस्तकिल सोर्स ऑफ टेंशन है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, तो आपने वसीम साहब कल ही बात की थी ना कि पानी का वो नहीं है। अच्छा, दलाई तो ये अब एक मिनिमम लेवल मार्क बन जाता है। अगर बरामदाग को आपने इंडिया ने असाइलम दी और अगर गवर्नमेंट इन एग्जाइल, तो चलो आगे की बात, तो पानी का लेवल एक लेवल से नीचे कभी नहीं जाएगा। एक मिनिमम कॉन्फ्रंटेशनल लेवल आपने एस्टैब्लिश कर दिया। दूसरी बात जो मेरा ख्याल है कि अभी तक किसी ने इस पर गौर नहीं की, कि इस बात से ईरान भी ज्यादा खुश नहीं होगा। और तो वो इसलिए कि जो बलोच अलहदा पसंद है और जो फ्री बलोचिस्तान का जो मैप है उनके पास, उसमें सिस्तान बलोचिस्तान जो ईरानी सूबा है उसके भी है। जी, ईरान की वजह से ये तो ऑब्वियसली जाहिर है कि इंडिया ईरान को तो नाराज नहीं करेगा ना। कुछ नहीं पता होता सर, कभी कभी डिप्लोमेटिक जब मिसस्टेप होता है तो ऐसा ही। लेकिन भाईजान स्टेक्स हाई हैं, उधर अफगानिस्तान से भी इंडिया को लेकर रखना है, सेंट्रल एशिया से। लेकिन उसमें स्टेक्स क्यों हाई हैं? क्योंकि जैसे कल भी ज़रार ने भी तस्करा किया कि किस तरह मोदी के लोग पुराने बयान उठा के उसके कह रहे हैं कि जनाब ये आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पब्लिक जनता कह रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक इसका ताल्लुक है, ये जो मिथ है
मिथ ही फिलहाल मैं कहूँगा कि जी जब भी यहाँ होता है इस तरह का मसला कि जी इंडिया पानी रोक रहा है, यार जोग्राफिकली अगर आप वो टेरेन देखें कश्मीर का जो भारत के पास है, लद्दाख और कश्मीर का, दो रिवर जो सिस्टम है, ईस्टर्न रिवर सिस्टम है, ठीक है, जो सिंतास माहिदे के तहत सतलुज, ब्यास और रावी, वो 1960 में अयूब खान की हुकूमत ने आलमी बैंक के थ्रू माहिदा करके वो इंडिया को दे दिए। वेस्टर्न जो रिवर सिस्टम है जिसको हम कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम, उसमें जेहलुम और चनाब ये आते हैं भारतीय कश्मीर से होते हुए, और इंडस भी भारतीय कश्मीर से होता हुआ आता है। फिर जब यहाँ पाकिस्तान में दाखिल होते हैं ये लद्दाख के रास्ते से या तिब्बत से लद्दाख और फिर वहाँ से पाकिस्तान में, तो फिर जो है कुनार, काबुल और स्वात ये इंडस में मर्ज हो जाते हैं। वहाँ से वो दरियाए सिंध बनता है जिसे हम और आप जानते हैं। अब मसला ये है कि ये जो जेहलम और चनाब और काबुल और स्वात दरिया सिंध में मिलते हैं, तो जेहलम और चनाब पे जो इंडियन कश्मीर है उसमें रन ऑफ द रिवर उन्होंने डैम्स बनाए हैं। उसकी वजह यह है कि वो कोई तरबेला या मंगला टाइप झील वाला डैम वहाँ, रन ऑफ द रिवर डैम थोड़ा सा अगर आप रन ऑफ द रिवर है कि जिससे आप पन बिजली पैदा कर सकते हैं। पानी को आप थोड़ा सा डाइवर्ट करके उसके चैनल्स बनाने की वजह से मेन कोर्स से डाइवर्ट करके दोबारा जब उसे आप टरबाइंस में से गुजारते हैं उसके बाद वो फिर मेन दरिया का हिस्सा बन जाता है। मतलब आप रोक नहीं सकते, आपका ये कहना है। और वो जो उनकी वो थी रन ऑफ द रिवर, ओके, अच्छा, अब इसलिए कि वहाँ इतनी जगह है नहीं कि जैसे तरबेला या मंगला टाइप की ना आप झीलें बना के पानी स्टोर कर सकें और पाकिस्तान को डैमेज कर सकें। ये प्रोपेगेंडे के लिए तो ठीक है, वैसे ऐसा नहीं है। अच्छा, जो दरिया सिंध है उसमें सबसे ज़्यादा जो पानी कंट्रीब्यूट करता है वो दरिया काबुल करता है और फिर स्वात करता है, ठीक है, जेहलम और चनाब के बाद। खुद अगर ओरिजिनल अगर आप जाएँ कभी स्कर्दू दरिया सिंध को देखें तो इतना चौड़ा है जो लद्दाख की तरफ से आ रहा है कि आप 2 फट्टे रख के उसे क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मतलब ये तो नहर हो, मतलब एक नहर से बड़ा थोड़ा सा, तो अगर देखा जाए तो तकरीबन 25% पानी जो ओरिजिनल सिंधु है उसका है, बाकी जेहलम, चुनाब, स्वात, काबुल और ये जो कोई सलमान और कोकीर्तर के जो है पहाड़ी नाले इनसे बन के जो है वो मिलता है। तो उस बुनियाद पे अगर फ़र्ज करें कि इंडिया वहाँ पानी रोकता भी है तो इंडस रिवर सिस्टम का 25% पानी, जो कि तकरीबन इम्पॉसिबल है, इसलिए कि वहाँ वो गुंजाइश नहीं है कि तरबेला जैसी स्टोरेज, उनके रन ऑफ द रिवर डैम्स भर जाएंगे और जाहिर है वो तो ब्लास्ट हो जाएंगे। नहीं, वो भर भी नहीं सकते ना, वो तो रन ऑफ द रिवर स्टोरेज कैपेसिटी जो है ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान को वो उस तरह से नुकसान पहुंचा सके, मेरा कहना है। दूसरा ये कि सिंतास माहिदा जाहिर है 1960 में हुआ था और कहा यह जाता है कि 65 और 71 की जंगों के बावजूद ये इंटैक्ट रहा और उस पर कोई, तो उस वक्त फुल फ्लैज वॉर्स के दौरान इंटैक्ट रहा। तो आपको लगता है कि अभी कुछ ऐसी कोशिश हो सकती है कि नहीं, वो एक इंटायरली बिल्कुल एक नया पंगा खड़ा हो जाएगा, चूंकि वो इंटरनेशनल गारंटीज के तहत हुआ है। उसको वो फिर एक अलग एक दूसरा मसला है कश्मीर के तौर पे जो है वो सामने आ जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि पानी जैसी चीज़ पे, मतलब ज़मीन पे तो आप लड़ के या एक दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन पानी पे तो फिर आपको एक दूसरे को मौत के घाट ही उतारना है। पानी ऐसी चीज़ है उस पर आप मजाक नहीं कर सकते, भले इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है, अगर फ़र्ज़ करें कि वो तोड़ भी देते हैं वो इंडस सिंतास का माहिदा, तो फिर करेंगे क्या? अब उसके अगले दिन तो वो जेहलम और चुनाब के साथ कोई इंजीनियरिंग तो नहीं कर सकते ना, उसके लिए भी कोई 30-35 साल या 25 साल कम से कम चाहिए होंगे। दूसरा जो मुआहदा तोड़ने की बातें हो रही हैं वो ये है कि सीज फायर का जो मुआहदा है उसको 13 साल से लड़खड़ाता हुआ जो है 2003 दिसंबर में, तो वो जो है वो लड़खड़ाता लंगड़ाता जैसे भी बीच में भी आया कि शायद किसी वजह से टूट जाए, लेकिन वो इंटैक्ट है अभी तक। तो ये जो नहीं, वो तो बायलैटरल एक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो तो तोप के 4 गोले पड़े। बाद देखें 2004 के बाद 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि शदीद किस्म के LOC के जो वायलेशंस हुई हैं तो उस मायदे के बावजूद हुई हैं। ये जो MFN की एक जो पर्ची उड़ी हुई है कि जी 96 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा मिला इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को, ये आई एम नॉट श्योर के WTO के रूल्स के तहत
आप अगर एक दफ़ा किसी को दर्जा दे दे तो वो वापस ले सकते हैं या नहीं? आई हैव नो आइडिया, मुझे भी कोई आइडिया नहीं। नहीं तो अगर बाकी चीज़ें जो आप कह रहे हैं कि इलीगली अगर वो कर लेंगे तो फिर देखो, करने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज की एक रेपरकशन भी होती है। और बात सिर्फ इतनी है, प्रैक्टिकली वो कितना फिजिबल है या पॉसिबल है ये भी तो देखना पड़ेगा। और ये ज्यादा आपको हॉस्टाइल पोस्चरिंग लग रही है जो कि सरहदों पे अभी तो ये है कि तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, ये उससे ज्यादा मुझे अभी तुम जानते हो मैं कौन हूँ वाला सीन चल रहा है ना। लेकिन एनीवे जो होता है वो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा कुछ दिनों में। अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं कुछ इंडियन मीडिया के बारे में। हमारे साथ वेलकम बैक। अच्छा, अब सहाफत में एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है आजकल और वो है मिस इन्फॉर्मेशन। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो इसका तर्जुमा बनेगा झूठ। और आजकल बहुत झूठी खबरें फैल रही हैं, प्रिंट की जा रही हैं, ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया की तरफ से, और ख़ास तौर पर उरी हमले के बाद। उससे पहले भी बहुत एग्जांपल्स हैं, उससे आपको बोर नहीं करेंगे, हमने पहले भी इस पर बात की है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उरी हमले के बाद एक खबर आई, आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया में, जिसमें लिखा गया कि रूस ने जंगी मशकें पे पाकिस्तान के साथ स्केड्यूल थी वो कैंसिल कर दी हैं, और पूरी इंडियन सोशल मीडिया पे लोग देखे थे ये देखो तुम्हारे पर किस तरह का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो रही है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फिर पता लगा कि ये खबर सच नहीं है। एक और भी कोई लेटर भी पब्लिश हुआ था, इस तरह की बहुत और खबरें आई हैं। एक और खबर मैं आपको बताएं। वो आज पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने बयान भी जारी किया। आपको याद होगा कि खबर आई थी कि नेपाल के वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि वो मजम्मत करते हैं पाकिस्तान की और दहशतगर्द हमले की। हाँ। तो नेपाल ने डिनाई कर दिया। नेपाल ने कहा कि ऐसा हाँ, नहीं है। उन्होंने कहा हमारे वज़ीर आज़म ने तो ऐसी बात नहीं की। और चलो ये तो भी मतलब है, ये भी है, ये तो ऑफिशियली जो चीज़ें आ रही हैं। चले ऑफिशियली जो चीज़ें आ रही हैं। एक और चीज़ है, व्हाट्सएप जर्नलिज्म से आप फेमिलियर हैं? जी, वो फेमिलियर है ना। आजकल तो सभी फेमिलियर हैं। आप सॉरी, आप फेमिलियर हैं। हाँ। और उम्मीद है कि आप भी फेमिलियर होंगे। आपको बदकिस्मती से किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर शामिल होंगे, और आप निकाले गए होंगे, या निकाले गए होंगे, खुद ही निकल जाते हैं उसमें। मैं तो खुद ही निकल जाता हूँ, एक अलग बात है। तो उसमें बड़ी अजीब अजीब फॉरवर्ड्स आते हैं कि ये हो रहा है और वो हो रहा है। और कभी कभी कुछ लोग, कुछ सहाफ़ी अगर उस ग्रुप में होते हैं, वो कहते हैं यार ये तो खबर मिल गई है बड़ी मज़ेदार किस्म की, तो इसको उठा के इसकी खबर बनाते हैं और छाप देते हैं, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, हमारी बात कौन नहीं मानेगा, जाहिर है। तो अभी इस वक्त क्या हुआ कि उरी हमले के बाद जाहिर है बहुत प्रेशर था मोदी गवर्नमेंट पे कि कुछ करो, कहाँ है तुम्हारी 56 इंच चेस्ट वगैरह वगैरह। तो एक खबर सर्कुलेट होने लग गई, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये इंडियन सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ से खबर आई थी कि एक एलीट फोर्सेस, इंडियन एलीट फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया है क्रॉस बॉर्डर। और ये बाकायदा एक इंडियन वेब मैगजीन है द क्विंट, उसमें ये पब्लिश हुई। और उसमें तो बाकायदा लिखा गया कि एलीट सेकंड पैरा ट्रूपर्स रेजिमेंट के 20 सिपाही हेलीकॉप्टर्स में गए और एक ऑपरेशन किया 3 कैंपों में पाकिस्तान की सरहद के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और 20 दहशतगर्दों को हलाक करके वापस आ गए, और बड़े बल्ले बल्ले वी हैव अवेंज्ड उरी। मसला ये है कि पूरे ट्विटर ने कहा कि यार ये तो अजीब खबर लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान से कोई रिएक्शन नहीं आया, ना ये कहीं और से आई है, और हमारी गवर्नमेंट डिनाई कर रही है। तो लोग कहने लगे यार, लेकिन उससे पहले है कि गवर्नमेंट डिनाई करती है स्पेशल ऑपरेशंस, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह सब ये छाप चुके थे कि जनाब ये मतलब और क्विंट की तो ये है कि इनकी कोई खबर सही नहीं होती, उसके बावजूद सही होती है बेचारों। उसके बाद जब ये खबर चैलेंज की कुछ लोगों ने, तो क्विंट ने कहा कि हमने डबल चेक किया, और डबल चेक के तौर पर उन्होंने 2 फौजी भी दिखा दिए एक ग्राउंड में, कि मतलब 2 फौजियों से, क्योंकि एक चेक करेगा तो दूसरा डबल चेक करेगा। बिल्कुल मैं समझ गया आपका इशारा कहाँ था। तो अब लेकिन फिर लोगों ने बहुत, बिल्कुल डबल शाह, लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाया। अजय शुक्ला साहब हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के कॉलमनिस्ट हैं, उनकी एक बड़ी मजेदार ट्वीट थी बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस तरह क्विंट ने लिखा है। उरी अवेंज्ड, कमांडोज ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कत्ल करके उनके क्लोन को, उनकी जगह उनकी बॉडी डबल को लगा दिया है और वापस आ गए। और जाहिर है कि दिल्ली कहेगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बात का इतराफ कौन करेगा? ये तो खुफिया देखिए आजकल तो एक खबर डाल दो और वहाँ अगर हमारी तरफ
कोई 40-45 चैनल है तो वहाँ 400 चैनल बिल्कुल, और तो वो एक जगह चल जाती है, फिर होते 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 जब तक वो ज़बान ज़दो आम हो चुकी होती है उसके बाद किसी को और जिस चीज़ को एक और बड़ी मज़ेदार खबर है और एक मैं बता देता हूँ ना, आप बताएं। PTI सरकारी न्यूज़ एजेंसी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सॉरी गो ऑन। इंडिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है PTI, उसने नामालूम फौजी ज़राए के हवाले से हाँ ये खबर दी कि उड़ी सेक्टर में 8 से 10 दरअंदाज़ों को हलाक कर दिया गया, एक भारतीय फौजी जवान भी हलाक हुआ है। कुछ चैनल्स ने ये तादाद जो दरअंदाज़ों की थी हलाक शुदा उनकी 15 से 20 कर दी, मगर फ़ौज जो है वो उसने तस्दीक नहीं की और 48 घंटे में एक भी लाश चूँकि बरामद नहीं हुई है, लिहाजा आप चैनलों की समझ में नहीं आ रहा कि ये खबर को उगलें या नहीं। मैं आपको बताऊँ आप चैनल क्या कह रहे हैं। विष्णु सोम साहब जो NDTV के डिफेंस एडिटर हैं, कोई छोटी पोस्ट नहीं है और उनके एक मेन एंकर भी हैं, उनका आज कहना है, उनकी आज 2 ट्वीट्स मैं पढ़ रहा था। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जी मुझे अब आर्मी ने कह दिया है कि हम शायद एक भी लाश रिकवर ना कर सकें। हाँ ठीक है, कोई ना कोई चैनल जरूर कर। हाँ दूसरी बात, फिर लोगों ने उसे सवाल किया कि सर आप खुद ही तो ये खबर चला रहे थे कि ऐसा हुआ है। उसने कहा कि अब मैं आपको कह सकता हूँ कि नो सच इनकाउंटर। अच्छा, उस पर लोगों ने कहा ऐसा कुछ हुआ कि जब आपने रिपोर्ट किया तो अगर आपको एक भी लाश नहीं मिली है तो आपने 8 और 10 का अंदाज़ा कैसे लगाया कि 8 से 10 के दरमियान जो है ना वो वहाँ पर उन लोगों को हलाक किया गया। अब देखें कुछ चीज़ें होती हैं ना, जब आपके पास एक खबर आती है तो एक थोड़ा सा बंदा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करता है कि चले हमने मान लिया, फर्ज करें हमने मान लिया कि जिन लोगों ने उरी कैंप पे अटैक किया था उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके अटैक किया था, मान लिया। तो जो दूसरा जो ग्रुप आएगा वो भी वहां से क्रॉस करेगा जहां से उनको पता है कि अब आप ऑन गार्ड हैं। माना कि पहली दफा तो आप नहीं मान सके ना, तो ये भी एक अनबिलीवेबल बात थी और लाशों का नाम मिलना तो एक बहुत ही अनबिलीवेबल बात थी। कोई जाहिर है कि सैटेलाइट से तो नहीं माना। अच्छा, वो तीसरी खबर, पाकिस्तानी खबर ये भी प्लीज आप बताएं। पाकिस्तानी असला जो है, इनिशियली खबर आई थी कि पाकिस्तान असला जो मिला है उड़ी में पाकिस्तानी निशानात उस पर मिले हैं, मगर इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसने कहा है कि जी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक असले पे किसी किस्म की कोई शनाख्त के निशानात नहीं पाए गए। और जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं भारत के, उन्होंने तो खासा गुस्सा जाहिर किया कि यार आर्मी ने तो ऐसा कोई दावा नहीं किया था, ये खबर कहाँ से आ जाते हैं। और अब ये भी बात की है कि जी इस तरह की खबरें प्लीज आप हमें पहले दिखाएं ताकि हम वेरीफाई कर लें फिर छापा करें। चले हम भी देख लेते हैं न्यूज़ अपडेट और उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब बात हो रही है पाकिस्तान की, बात हो रही है भारत की, तो इसी बात को थोड़ा आगे ले जाते हैं। आपने शायद एक खबर देखी हो, टीवी चैनल्स पर सुनी हो कि पाकिस्तान से पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 4.7 बिलियन डॉलर, कहीं 15 बिलियन डॉलर की बात है, 7 अरब डॉलर पिछले साल जो है पाकिस्तान से भारत गए थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये असद उमर कह रहे हैं, PTI के। सिर्फ असद उमर नहीं कह रहे, ये बाकायदा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में आया है। अच्छा, और फिर किसी चैनल पर तो मतलब 15 भी पहुंच गए थे बिलियन पे, कोई 12 बिलियन की बात कर रहा था। और बड़ी हैरत की बात है। अच्छा, हर खबर की लिंक भी ये थी, ड्यूरिंग नवाज गवर्नमेंट, क्योंकि आखिरकार नवाज आपको पता है कि उसने कोई 50 करोड़ भारतीय अपने शुगर मिल्स में भी रखे हुए हैं और मोदी का यार भी है, साड़ियाँ वाड़ियाँ भी एक दूसरे को दे रहे होते हैं, फलाना टीरा। साड़ियाँ एक दूसरे को नहीं देते। सर यू नो व्हाट आई मीन ना यार, अब मतलब इतने टेक्निकल ना हो। पॉइंट इज फलाना टीरा, कल रात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक वजाहत आई, एक क्लैरिफिकेशन आई, आज वो बिजनेस रिकॉर्ड और अखबारों में भी छपी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये जो पूरी रिपोर्ट है ये गलत थी और ये मिसलीडिंग थी। और बिल्कुल, और बहुत लोग इससे मिसलीड हुए। दिनों बाद तरदीद की, काफ़ी दिनों बाद तरदीद की है, लेकिन कर दी है, अच्छी बात है। क्योंकि मेरे ख्याल शायद तरदीद इसलिए की है क्योंकि जैसे अभी मुबशिर कह रहा था कि कुछ दिन पहले PTI के MNA असद उमर ने भी ट्वीट किया कि कुछ के वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक 4.7 बिलियन डॉलर्स वर सेंट एज रेमिटेंसेस। इतने पैसे कौन भेज रहा है और क्या कोई हुकूमती इदारा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा। तो बहरहाल स्टेट बैंक की क्लैरिफिकेशन आई है, मैंने पढ़ी है, मेरी समझ में नहीं आई क्योंकि इस मामले में मैं काफ़ी जाहिल हूँ और आई थिंक इकोनॉमिक मैटर्स में हम सब तकरीबन जाहिल ही हैं, राइट।
लेकिन अनपढ़ है, सॉरी, ना समझ, सॉरी यार थोड़ा हार्श हो गया था मैं। लेकिन मैं बात की खुर्रम हुसैन से, जो डॉन अखबार के सुपर डुपर बिजनेस और इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, और उनमें ये फ़न है कि वो कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस इश्यूज को आसान कर देते हैं। तो खुर्रम ज़रा ये बताएं कि ये रिपोर्ट आई कहाँ से थी, और स्टेट बैंक ने जो कहा है, अगर आप आसान अल्फाज में हमें समझा सके आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखिए ज़रार, हुआ ये है कि दिसंबर 2015 में वर्ल्ड बैंक ने अपनी वेबसाइट पे एक रिसर्च अपलोड की, और उस रिसर्च में उन्होंने एक नया मेथड निकाला था, एक नई टेक्निक निकाली थी, एक मॉडल निकाला था, जिसके ज़रिए वो रिमिटेंसेस का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते थे। अब ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि ये एक अंदाज़ा था, ये कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे थे। इसका ये नहीं मतलब था कि वो रिमिटेंसेस को एक्चुअली मेजर करके देख रहे हैं, वो सिर्फ ये देख रहे थे कि अगर एक मुल्क में दूसरे मुल्क के माइग्रेंट्स आए हुए हैं और उनका इनकम लेवल ये है, वो इतनी आमदनी कमा रहे हैं आके अपने दूसरे मुल्क में, तो हमारे अंदाजे के मुताबिक ये लोग फिर वापस अपने मुल्क में इतने पैसे भेज रहे होंगे। और इस मॉडल बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि वो आगे प्रिडिक्ट कर सकें, फोरकास्ट कर सकें कि आने वाले सालों में जैसे जैसे बहरान पैदा हो रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो रिमिटेंसेस पे कैसे आएगा। तो ये मॉडल उन्होंने बनाया और उन्होंने उसको अप्लाई किया, और मुख्तलिफ दो मुल्क, पूरी दुनिया के जितने मुल्क हैं उन सब के उन्होंने माइग्रेंट स्टॉक्स वगैरह, कितने लोग कहाँ से माइग्रेट करके आए हैं, उसके अंदर डेटा उन्होंने डाला। अब जब डेटा डाला तो उस ही डेटा ने पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान से माइग्रेंट्स आए थे 1947 के बाद, यानी कि पार्टीशन के बाद जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान माइग्रेट करके आए थे, उसने वो माइग्रेंट्स पकड़ लिया। उसने कहा कि अच्छा, ये पाकिस्तान में इतने लोग हिंदुस्तान से अगर शिफ्ट होके आए हुए हैं तो लाजिम ये लोग वापस हिंदुस्तान इतनी रेमिटेंसेस भेज रहे होंगे। अब ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन वो बिकॉज वो अंदाज़ा लगा रहे थे और बिकॉज एक टेक्निक वो यूज़ कर रहे थे जो बाकी मुल्कों में चलता है, लेकिन हमारे मुल्क में जब आप उसको अप्लाई करते हैं तो उसने गलत स्टॉक और गलत डेटा पकड़ के एक गलत नंबर जनरेट कर लिया, और वो नंबर था $4.9 बिलियन। अब ये बहुत ज़रूरी है एम्फसाइज करना कि ऐसे कोई पैसे जा नहीं रहे हकीकत में। ये मॉडल अपनी तरफ से एक अंदाज़ा लगा रहा था कि अगर इतने लोग हिंदुस्तान से आके पाकिस्तान में शिफ्ट हुए हैं तो फिर, हालांकि ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स थोड़ी हैं, ये तो हिंदुस्तान से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए और पाकिस्तानी सिटीजन्स बन गए और यहीं पे रहते हैं। यहाँ से कोई भी रेमिटेंसेस थोड़ी भेजता है वापस अपनी फैमिली को। तो मॉडल जो है ये 2-3 मुल्कों में उसने इस किस्म की गलत प्रिडिक्शंस जनरेट कर ली। एक और मुल्क था रशिया और यूक्रेन के दरमियान, उसने बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे एक रेमिटेंसेस का फ़्लो दिखा दिया। हालांकि जो भी यूक्रेनियंस रशिया में सेटल्ड हैं उन्होंने अपने सारे ताल्लुकात छोड़ चुके थे वो लोग अपने यूक्रेन के साथ, वो अब रशिया में रहते हैं, वो कोई रेमिटेंसेस भेजते नहीं है वहाँ पे। अलबत्ता 2-3 और मुल्क जैसे लैटिन अमेरिका है, वहाँ पे उनके अंदाजे दुरुस्त रहे, क्योंकि वहाँ से जो लोग नॉर्थ अमेरिका गए हैं ज़्यादातर उनमें से काफ़ी तक अभी तक भेजते हैं वापस रेमिटेंसेस। तो ये एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश की गई थी, और इत्तेफाक से इस कोशिश की वजह से साउथ एशिया में, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में और हिंदुस्तान और बांग्लादेश में भी एक ऐसा फिगर निकला है, वो फिगर एक गलत निकल आया। अब ये फिगर उन्होंने अपलोड किया अपनी वेबसाइट पे और लोगों ने जाके पढ़ा और लोग ये समझे कि ये तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि $4.9 बिलियन, यानी कि तकरीबन $5 अरब पाकिस्तान से हर साल हिंदुस्तान जाते हैं रेमिटेंसेस के तहत। हालांकि ये बात कह नहीं रहा था मॉडल सिर्फ एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था और उस कोशिश में भी नाकाम रहा। कम अज़ कम यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मुल्कों के लिए। तो लोग ये समझे कि ये तो $5 अरब अगर हर साल जा रहे हैं तो इनका ये कौन भेज रहा है, इनका मकसद क्या है, और उसके राउंड फिर एक बहुत किस्म की ना अजीब व गरीब थ्योरियाँ पैदा होनी शुरू हो गई। और माशाल्लाह कई टीवी एंकर्स ने भी उठा के इस फिगर के राउंड अपनी अपनी थ्योरी बना के कुछ से कुछ बना दिया इस चीज़ को, और इसके राउंड ऐसी ऐसी कहानियाँ बना दी। हालांकि इस फिगर की कोई हकीकत में कोई बुनियाद है नहीं, ये एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही थी और वो अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहे। तो मेरे ख्याल में स्टेट बैंक ने जो अब क्लैरिफाई किया है कि देखें हकीकत में सिर्फ कोई $116,000 जाते हैं, जो अगर आप समझने की कोशिश करें वो मुश्किल से करोड़ों रुपए से ऊपर हैं, जो रिमिटेंसेस के तहत तो इतने ख़ास रकम नहीं है। बस इतने ही कोई पैसे हैं जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए हैं पिछले साल। और उन्होंने फिर अब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि कई पॉलिटिशियंस ने भी इस फिगर को उठा के ट्विटर पे और बाकी टीवी वगैरह में भी 1-2 मौक़ों पे
कहने की कोशिश की थी कि इसके राउंड ना किसी किस्म की बहुत बड़ी कोई सियासी कंस्पिरेसी है। तो ये हुई बात, कोई कंस्पिरेसी वाले ये ना कहें कि वर्ल्ड बैंक वाले पटवारी हैं। मेरे ख्याल वर्ल्ड बैंक वाले तो नहीं पटवारी, बिल्कुल बान की। यार पाकिस्तान कितना खुशहाल मुल्क होता अगर वाकई $5 बिलियन यहाँ से जो है सिर्फ एक मुल्क को जाता, वो भी इंडिया, वो भी भारत को, मतलब ये लिटरली। लेकिन सर ये रिपोर्ट तो अच्छी है, इस तरह तो हम भी ख्याली तौर पे कुछ कितने $बिलियन भिजवा सकते हैं यार। मैं बिल्कुल लगा सकता हूं, एड देता हूं मैं तो, किस मुल्क को चाहिए कि तो मुझे ही एड दे दो बहुत है यार, मतलब ये अभी फ़िलहाल तो मुझे एड चाहिए। लेकिन असद उमर ज़ाहिर है उनकी मईशत पर नज़र भी है, वो किस तरह धोखा खा गए सारे उससे कि ख्याली, क्योंकि और इतना टाइम जो लगा दिया स्टेट बैंक ने, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना इसमें। जैसे वो सद ने भी कहा कि भाई या तो क्लैरिफिकेशन वर्ल्ड बैंक की तरफ से ही आ जाती कि भाई, खैर स्टेट बैंक को भी समझने में देर लगी हो सकता है, बिल्कुल। देखिए अब अच्छा वर्ल्ड बैंक का नाम आता ही ना, वो असद उमर क्या हो, कोई भी उमर हो, ये वो कहेगा यार वर्ल्ड बैंक ने एग्जैक्टली टैग बढ़ा है ना। हाँ, ये अब असद उमर को आप ब्लेम नहीं कर सकते, वो अगेन वर्ल्ड बैंक का लेबल लगा हुआ है। अब तो आपको बहुत ही ज्यादा गहराइयों में जाना होगा कि ये एस्टिमेट था, ये एस्टिमेट कैसे बना है, और वही सही बात है कि मेरे स्टेट बैंक को भी इस चीज को क्लियर करने में टाइम लगा है। और दूसरा ये लिखा हुआ था क्योंकि रिपोर्ट 2015 तक के पीरियड के लिए बनी और 2015 लिखा हुआ था, उन्होंने कहा ये तो पिछले साल थी, ये तो पीछे तो जाने की किसी ने जहमत ही नहीं की कि उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि 1947 से 2015 तक अगर जो माइग्रेंट्स इधर उधर गए हैं उससे जो देखिए वही बात होती है ना कि जब आप एक पॉलिटिकल पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं ना, तो फिर आप कोई भी डेटा लेके उसके अंदर फिट कर सकते हैं और आपका केस, अपना केस बना। लेकिन डेटा मौजूद तो होता है ना, तो एक फिगर आ जाती है। उसने कहा मैं तो एंटी कम्युनिस्ट हूं, कहने लगे होगा एंटी कम्युनिस्ट लेकिन है तो कम्युनिस्ट ना। तो स्टेट बैंक को भी मेरा ख्याल है यही सही बात लगा। हाँ यही लगा। चलिए फिलहाल एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद एक ऐसे इदारे के बारे में बताते हैं जो हसास होता जा रहा है। कैसे? ब्रेक के बाद देखिएगा। वेलकम बैक। और एक कमेटी है हमारे यहाँ बड़ी मशहूर व मकबूल पार्लियामेंट की, जिसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जो पब्लिक का जितना पैसा इधर उधर होता है उसके जो भी केस बनते हैं वो वहाँ आते हैं, और ज़ाहिर है ऑडिट रिपोर्ट्स की बेसिस पे ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चलती है। जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं खुर्शीद शाह साहब, वो उसको हेड करते हैं। पहले चौधरी निसार साहब करते थे पिछले दौर में, लेकिन आज वो छुट्टी पे थे, तो उनकी जगह जो है आशिक हुसैन गोपंग जो है उनकी सदारत में एक इजलास हुआ। बात हो रही थी सड़कों की, कि सड़कों के जो है ठेके दिए जाते हैं, और तो अचानक उस पर जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने कहा जी मेरी आप सिर्फ एक बात सुन लें, आजकल जो है बगैर टेंडर के ठेके चल रहे हैं और वो सिर्फ दिए जाते हैं फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि ज़ाहिर है एक सब्सिडरी है, फ़ौज की ही है। तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कंडीशंस की आड़ लेकर के सारे ठेके जो है विदाउट टेंडर इनको दे दिए जाते हैं, और उन्होंने कहा कि उस पर सितम ये है कि FWO कई बरस से जो है ऑडिट नहीं करवाने दे रही। जब भी उनको कहा जाता है कि आप अपनी ऑडिट करवाएं, क्योंकि ज़ाहिर है पब्लिक मनी है, रोड्स बनाएंगे आप तो उसके लिए गवर्नमेंट पैसे जारी करती है, तो वो ऑडिट नहीं कराने दे रही। और आज तो ऑडिटर जनरल बेचारे इतने ज़्यादा वो हुए थे, उन्होंने कहा कि यार मतलब GHQ ऑडिट करवा लेता है, फ़ौज का हर इदारा ऑडिट करवा लेता है, तो FWO क्यों ऑडिट नहीं कराता? तो कोई रीज़न दिया है FWO ने? नहीं, FWO तो वहाँ था नहीं ना। अच्छा सही है, तो उन्होंने ये कर दिया, इन्होंने तो नहीं कहा कि हमें ये बहाना दिया जाता है। पब्लिक कमेटी ने कहा कि जी हम हिदायत करते हैं, मतलब उन्होंने हिदायत भी की और उन्होंने ये भी कहा कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन से 674 मिलियन रुपए वापस लिए जाएं, जो उन्हें शायद पेमेंट की गई होगी बेसिकली। अच्छा ये तो मामला है उस पे। असल में जो मामला था वो ये था कि वो पनामा लीक्स के लिए जो है वो बुलाया गया था। बहामस नहीं पनामा लीक्स के लिए। तो हुआ ये था कि FBR जो है उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी
कि साहब हमने तो 200 नोटिस भेज दिए, कोई जवाब ही नहीं देता, तो हम क्या करें। उन्होंने क्या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले से पूछा, भाई तेरा क्या मसला है, तूने पनामा लीक्स में क्यों दिलचस्पी नहीं ली। उसने कहा जी क्या करें, स्टेट बैंक को हमने कहा जी उनके अकाउंट्स तक हमें डिटेल तक रसाई दे दो, स्टेट बैंक कुछ कहता नहीं है। स्टेट बैंक वाले से पूछा भाई क्या मसला है, उन्होंने कहा जी क्या करें, हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है, तो क्या करें। हर आदमी अपनी अपनी गुगली घुमा के अच्छा यही गेम बाय द वे ट्विटर पर भी चली थी, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने कुछ ट्वीट की थी कि भाई एफआईए कुछ कर ही नहीं रही है इस प्रोब के बारे में। तो एफआईए के ट्विटर अकाउंट पे अब हमारे पास है नहीं ट्वीट, लेकिन आप जाके देख सकते हैं कोई 15 ट्वीट्स की एक रो में आई कि जी लोग हमें कह रहे होते हैं लेकिन आपका कानून में नहीं है, हमारा ये मैंडेट नहीं। और आखिरी जो ट्वीट्स उन्होंने डिलीट की जिसमें लिखा हुआ था कि बड़ा आसान होता है कि आप घर में बैठ के अपने कीबोर्ड पर लिखते रहे, कभी फील्ड में आकर काम करने की कोशिश करें, ये वो। तो वही बात है ना, सब कह रहे हैं। ऑडिटर जनरल जो है ना वो तो अपनी जगह रो रहे हैं। अब मसला ये है कि सीपैक का बहुत बड़ा काम शुरू होने वाला है और उसमें एफडब्ल्यू एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो अगर इसी टेक्निक पे फॉर सिक्योरिटी रीजन बगैर टेंडर के ठेके दिए जाते रहे तो तेरा क्या होगा कालिया। मैं आपको बताता हूँ, एक मुस्लिम लीग नून के एमएनए पैक के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर भी हैं शेख रोहेल असगर, उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने कहा जी देखिए सिक्योरिटी की वजह से ना जो सूरत हाल है एफडब्ल्यूओ को वो हो जाता है। तो उस पर ऑडिटर जनरल ने कहा कि जनाब एफडब्ल्यूओ को ये कहकर तो काम दे दिया जाता है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से कोई और ये काम नहीं कर सकता, तो उसके जो है एफडब्ल्यूओ 4% ऑफ द टोटल कॉस्ट अलग से चार्ज कर देती है। हैजर्ड मतलब हाँ, मतलब कि सिक्योरिटी वो जो है चलो यार मान लिया कि यार शायद कोई और वहाँ पे काम नहीं कर सकता, शायद ये सिर्फ एफडब्ल्यूओ काम कर सकता है। असल मसला है ऑडिट होना चाहिए, असल मसला है ऑडिट होना चाहिए। पब्लिक मनी है, इसमें क्या मसला है, इसमें क्या मसला है, इसमें तो कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, कोई तो बस खत्म हो गई बात। तो और ये बात ही तो ऑडिटर जनरल साहब कह रहे हैं कि भाई खुदा के लिए यार वो कर दे। लेकिन ये कि जाहिर है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हाथ में तो कुछ नहीं होता, उनके तो 2 हाथ यूं बंधे हुए होते हैं, तो वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते। शोध मचाएंगे तो हम भी शोध मचाएंगे, एटलीस्ट एक तो पॉजिटिव बात है ना। चलें, लेकिन ये कि ऑडिटर जनरल जाहिर है उनको इख्तियार है, आईन इख्तियार देता है, तो एफडब्ल्यूओ वालों जरा इस मुल्क का कोई इदारा ऑडिट से बाहर नहीं है भाई। एब्सोल्युटली सही बात, एब्सोल्युटली। और जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो जाहिर है सवाल उठाए जाएंगे। सवाल तो उठते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल कॉल इन डे है, आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।